हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की सीरीज़ हमारी चल रही है उसी में आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को का क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? एक यूएन बॉडी है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नया वाला क्लासिफिकेशन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, इसके अकॉर्डिंग हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो दो भाग कौन कौन से? पहला है हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग एंड दूसरा है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो इसके बीच हम डिफरेंस देखेंगे कि ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग के बीच क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारा न्यू क्लासिफिकेशन है यूनेस्को के अकॉर्डिंग, हम इसको देखेंगे। तो हम एक साइड ले लेते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग को, ठीक है, और हम दूसरे छोर में रखते हैं रेनफेड फार्मिंग को। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग को, और यहाँ पे हो गया ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है, और इसके बीच हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी और थ्योरी में भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम पहला देखते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल जो होती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, तो पहले देखेंगे हम रेनफॉल। ठीक है, तो रेनफॉल यहाँ पे होती है लेस देन 800 mm होती है। ठीक है, जबकि रेनफेड फार्मिंग में जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? 800 mm से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन 800 mm। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है हमारा ड्राईलैंड और रेनफेड फार्मिंग के बीच, वो है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, यहाँ पे देखेंगे कि मॉइस्चर जो होता है शॉर्टेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर होता है एनफ, यानी पर्याप्त मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा जो हमारा डिफरेंस हो गया कि यहाँ मॉइस्चर शॉर्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल क्या हो रही है? कम हो रही है, लेस देन 800 mm हो रही है, और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, मोर देन 800 mm, इसलिए मॉइस्चर यहाँ पे पर्याप्त होता है। इसका हम थर्ड का नंबर का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि पीईटी और पी के बीच क्या रिलेशन है। यहाँ पे पीईटी यानी कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एंड पी मतलब होता है प्रिसिपिटेशन, यानी कि पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पीटी क्या होता है? पीटी यानी कि मैक्सिमम कितना हमारा इवेपोरेशन हो सकता है एक पर्टिकुलर बॉडी से। ठीक है, उसे कहते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। और पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन निकालने के लिए एक मेथड यूज की जाती है, जिसमें कि हमारी जो लैंड होती है वो पूरी तरह से कवर होती है वेजिटेशन से। ठीक है, और इसके बाद हम उस कंडीशन में और फुल सप्लाई करते हैं मॉइस्चर का, यानी मॉइस्चर का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, और उस कंडीशन में जो इवेपोरेशन होता है उसे हम पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन को निकालते हैं। और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि एनी फॉर्म ऑफ द रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल कोई भी फार्म में होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ रेनफॉल होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यानी कि स्नोफॉल भी हो सकती है, रेन ड्रॉप के रूप में फॉल हो सकती है, हेलस्टॉर्म भी हो सकता है, ऐसा होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है यहाँ पे, जो पीईटी होता है यहाँ पे, मोर देन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यानी कि पीईटी जो होगा यानी पोटेंशियल इवेपोरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे पानी कम मीन्स रेनफॉल कम हो रही है ना, यहाँ पे 800 mm है, तो इसीलिए मतलब कि मॉइस्चर, गर्मी वहाँ पे ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो मॉइस्चर पोटेंशियल इवेपोरेशन के रूप में, इवेपोरेशन के रूप में ज़्यादा एटमॉस्फेयर में उड़ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा? पीईटी जो होगा यहाँ पे लेस देन
पी, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है रेनफेड फार्मिंग में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके तीनों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारा फोर्थ डिफरेंस है रेनफेड फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग के बीच, तो इधर हमने लिया था ड्राईलैंड, तो फिर हम देखेंगे ग्रोइंग पीरियड, ठीक है। क्या देखेंगे? ग्रोइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड में क्या होता है? ग्रोइंग पीरियड पहले जान लो कि होता क्या है ग्रोइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड यानी कि कोई भी क्रॉप है, यानी कि मॉइस्चर हमारे सॉइल में, ठीक है, जो मॉइस्चर है कहाँ पे? सॉइल में, तो ये कितना सपोर्ट कर रहा है, कितने डेज तक, नंबर ऑफ डेज फॉर द क्रॉप ग्रोइंग के लिए, ठीक है। मतलब कि क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं तो कितने दिनों के लिए क्रॉप ग्रो हो सकती है पर्टिकुलर मॉइस्चर में, ठीक है, वही कहलाता है ग्रोइंग पीरियड। तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है ड्राईलैंड कंडीशन में होता है यहाँ पे 200 से कम होता है, यानी कि डेज में हो गए, ठीक है। और जो रेनफेड फार्मिंग में ग्रोइंग पीरियड होगा मोर देन 200 डेज। ये हम यूनेस्को के यानी कि यूनाइटेड नेशन, ये जो हमारा है बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम दोनों डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पांचवा डिफरेंस है ड्राईलैंड एंड रेनफेड फार्मिंग के बीच में, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कैसा क्रॉपिंग सिस्टम हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देखेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा यहाँ पे? सिंपल चीज़ है, ड्राईलैंड फार्मिंग में हमारी मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है, मॉइस्चर कम होता है, ग्रोइंग पीरियड भी कम होता है हमारा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंगल क्रॉप लेते हैं। कौन सी क्रॉप लेते हैं? सिंगल क्रॉप, यानी कि एक ही सीजन में हम क्रॉप लेते हैं, या कि फिर हम इंटर क्रॉपिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग भी यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखो, यानी सिंगल क्रॉप हमने लिया एक सीजन में, मान लो हमने कि खरीफ में लिया यहाँ पे क्रॉप, ठीक है, और खरीफ में ही हम क्या सकते हैं, या कि हम सिर्फ राइस को ले सकते हैं, या राइस के बीच में कोई दूसरी क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग का। बट लेना हमें खरीफ में ही है, मतलब एक ही सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं क्रॉप को, यानी कि ग्रोइंग पीरियड क्या होता है? शॉर्टेज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिंगल क्रॉप लेते हैं, ओके। बट अगर हम बात करें रेनफेड फार्मिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग या डबल क्रॉपिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? डबल क्रॉपिंग लेते हैं, या कि फिर डबल क्रॉपिंग, या फिर कह सकते हो कि इंटर क्रॉपिंग भी ले सकते हो, यानी डबल क्रॉपिंग के साथ। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे? रबी में भी लेते हैं, खरीफ में भी लेंगे, ठीक है, एक प्लॉट हमारा, और देन हम क्या करेंगे? रबी में भी हम क्रॉप को लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ जैसे हमने कोई क्रॉप ग्रो कर दिया, ठीक है, रबी और खरीफ में, तो यहाँ पे हम इंटर क्रॉपिंग भी ले सकते हैं, या कि फिर डबल क्रॉपिंग भी ले सकते हैं। किसके कंडीशन में? ये जो है तुम्हारा रेनफेड का कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे इधर ड्राईलैंड हम पढ़ रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन जो देखेंगे 6वें नंबर का हमारा है, यहाँ पे हम देखते हैं ग्रोइंग रीजन क्या होगा। ग्रोइंग रीजन मतलब एरिया किस तरह का लेते हैं, या किस तरह का एरिया होता है। यहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड एरिया होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो एरिया होगा वो कैसा होगा? ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लगातार रेनफॉल हो रही है, मोर देन मतलब प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही है, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है, इसीलिए एरिया क्या होगा? ह्यूमिड होगा या सब ह्यूमिड होगा। बट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से एरिया कैसा है? एरिड या सेमी एरिड एरिया है। नेक्स्ट हम जो डिफरेंस देखेंगे 7th नंबर डिफरेंस जो हमारा है कि जो इसका एरिया कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्या देखते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होंगे विंड एंड वाटर इरोजन होता है, हमने आपको बताया था पहले भी, विंड एंड वाटर इरोजन, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। जबकि यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं क्या होते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर के केस में वाटर इरोजन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, वाटर इरोजन क्या होता है? मोर प्रोमिनेंट, ओके। इसका जो ड्राई पीरियड होगा यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा लंबे अवधि के लिए होगा, ठीक है, सिंपल चीज़ है। जो ड्राई पीरियड होगा क्या होगा? मोर होगा, यानी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे लेस ड्राई पीरियड होगा। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि जो हमारे यूनेस्को ने रेनफेड या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन दिया था, 2 भागों में दिया है, जो कि क्या है? पहला हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग है,
और दूसरा है हमारा रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज करने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको यूनेस्को ने दिया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक यूएन बॉडी है। इसके अकॉर्डिंग जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हमने दो भागों में बांटा, एक तो ड्राईलैंड फार्मिंग एंड दूसरा है रेनफेड फार्मिंग। ठीक है, तो ड्राईलैंड फार्मिंग में अगर हम रेनफॉल की बात करें तो यहाँ रेनफॉल लेस देन 800 mm होती है, जबकि यहाँ पे रेनफॉल मोर देन 800 mm होती है। मॉइस्चर की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टेज होगा, यहाँ पे एनफ यानी पर्याप्त मॉइस्चर होगा। प्रेसिपिटेशन और पीटी का जो हम रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कम होता है प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी फार्म में अगर रेनफॉल आ रही है उसे ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथा डिफरेंस देखते हैं, ग्रोइंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो ग्रोइंग पीरियड जो होता है यहाँ पे 200 दिन का होता है या इससे कम का होता है 200 दिन से, और यहाँ पे जो ग्रोइंग पीरियड होता है मोर देन 200 डेज यानी कि 200 दिन से ज़्यादा का होता है। ग्रोइंग पीरियड आपको बताया था कि मॉइस्चर जो सॉइल में है इतनी होना चाहिए जो सप्लाई कर पाए फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए, यानी कितने दिनों तक मॉइस्चर सप्लाई कर रहा है सॉइल, वही कहलाता है ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे हम सिंगल क्रॉप लेते हैं या कि फिर इंटर क्रॉपिंग लेते हैं, जैसे कि हमने इसको समझा कि सिर्फ खरीफ में हमने क्रॉपिंग लिया, सिंगल या इंटर क्रॉपिंग। जबकि यहाँ पे क्या करते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर केस में डबल क्रॉपिंग या कि फिर हम इंटर क्रॉपिंग ले रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन की बात करते हैं, ग्रोइंग रीजन यानी किस तरह का एरिया होता है। तो यहाँ पे एरिड एरिया होगा या कि सेमी एरिड एरिया होगा, जबकि रेनफेड फार्मिंग की बात करें तो ह्यूमिड या सब ह्यूमिड एरिया होता है। ओके, अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे विंड एंड वाटर इरोजन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि विंड इरोजन इसलिए होता है क्योंकि ड्राई है, एरिड है। एरिड में क्या होगा, विंड होगा, सेमी में क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे विंड इरोजन कम है, यानी कि ह्यूमिड एरिया है, यानी कि मिट्टी गीली हमेशा रहती है, इसीलिए यहाँ पे जो रेनफेड एग्रीकल्चर है यहाँ पे वाटर इरोजन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वाटर इरोजन यहाँ पे मेजर कांस्टेंट है। ठीक है, मोर प्रोमिनेंट होता है वाटर इरोजन। नेक्स्ट है जो ड्राई पीरियड की हम बात करें तो ड्राई पीरियड यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए होगा, जबकि यहाँ पे ड्राई पीरियड कम दिनों के लिए होता है। तो इस तरह से इस टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि कितना रेनफॉल होती है, तो mm में होती है हमारी। तो इसे याद रखना कि रेनफॉल जो होती है ड्राईलैंड फार्मिंग में लेस देन 800 mm होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग में लेस देन 800 mm होती है और रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 800 mm होती है। इसी तरह से दूसरा हमें पॉइंट याद रखना है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और पी का रिलेशन क्या है, पीटी का। देन हमारा नेक्स्ट याद रखना है कि ग्रोइंग पीरियड कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पे लेस देन 200 डेज का होता है, जबकि वहाँ पे मोर देन 200 डेज का होता है ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, साथ हम देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम कैसा लेते हैं, तो सिंगल क्रॉपिंग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे डबल क्रॉपिंग लेते हैं, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट ग्रोइंग रीजन की बात कर लें तो ये हमें अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास कर लेना है। ठीक है, यहाँ से तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात आपको बता देता हूँ कि किसी भी रिटन एग्ज़ाम में, जैसे कि UPPCS का जो कंबाइन एग्रीकल्चर सर्विस एग्ज़ाम है, तो उसको अगर आंसर राइटिंग करना है आपको, तो आंसर राइटिंग हमें इसी फॉर्मेट में ही करना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में ही आंसर राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से कि शॉर्टकट में कोई चीज़ों को कम शब्दों में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से, और आगे आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा कुछ नया टॉपिक अगला होगा। थैंक यू सो मच।